जय हिंद बच्चों, स्वागत है क्लास 9 के बच्चों का। क्लास 9 के बच्चे जैसा कि जान रहे होंगे कि अभी हम लोग 14वां चैप्टर सांख्यिकी को पढ़ रहे हैं। तो सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि आंकड़े किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, गौण आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। तो डेटा को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि संख्यात्मक रूप में हो उसे हम लोग आंकड़े कहते हैं। और हमने बताया था कि आंकड़े जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से आंकड़े? एक प्राथमिक आंकड़े होते हैं और गौण आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े को इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं और गौण आंकड़े को इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल देकर भी हमने पिछले वीडियो में इसको क्लियर किया था कि जब इन्वेस्टिगेटर खुद किसी आंकड़े को कलेक्ट करता है तो वह जो डेटा होता है, वह जो आंकड़े होता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जब उसके प्रस्तुतिकरण के लिए, उस डाटा का प्रस्तुतिकरण के लिए कोई दूसरा उसको इस्तेमाल करता है तो वह उसके लिए, वह आंकड़े उसके लिए गौण आंकड़े होते हैं। जैसा कि इसमें एक एग्जाम्पल भी हमने बताया था कि मान लीजिए कि आपके क्लास में मैथ्स का टेस्ट हुआ, तो हमने क्या किया कि मैथ्स के सारे बच्चों की कॉपी चेक की, मैथ्स की कॉपियाँ हमने चेक की और कितने बच्चों को कितना मार्क्स आया है ये सारा हमने एक पेपर में उतार लिया। अब इस पेपर को हम क्या करते हैं कि अपने हेड सर के पास ले जाते हैं। तो हेड सर के लिए यह जो पेपर हो गया, नंबर का पेपर हो गया, यह उनके लिए हो गया गौण आंकड़ा, क्योंकि वह तो खुद कलेक्ट किए नहीं है, वो तो सिर्फ एनालिसिस करने के लिए ले रहे हैं कि कितने बच्चे मेरे पास हुए, कितने बच्चे मेरे फेल हुए। अब हम जो वह न्यूमेरिकल वैल्यू कलेक्ट किए हुए हैं, बच्चों के नंबर को एक पेपर में कलेक्ट किए हुए हैं, तो हमारे द्वारा जो काम हुआ है आंकड़ों का कलेक्शन, वो आपका किस तरह का आंकड़ा कहलाएगा? वो आपका कहला जाएगा प्राइमरी आंकड़ा कहला जाएगा, यानी कि प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। तो इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वह है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा का प्रस्तुतिकरण किस तरह से होता है। तो डाटा को प्रस्तुत करने के लिए कुछ जानकारियां जरूरी हो जाती है, जैसे ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, एरे क्या होता है, एरे जिसको हम लोग क्रम कहते हैं, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रेक्षकों का अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होता है, टेली मार्क्स हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, उसके बाद बारंबारता क्या होती है, और यह बारंबारता बंटन जो होता है जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, यह कितने तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, कितने तरह से व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्लास इंटरवल क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है। जब इन सभी बातों की चर्चा हो जाएगी तब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 14.2 में चलेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 14.1 का सारा प्रॉब्लम बता दिया गया है। सारा प्रॉब्लम क्या, मात्र 2 ही प्रॉब्लम था उसमें, जिसमें एक एग्जाम्पल आपको लेना था। एक पहला क्वेश्चन था कि 5 एग्जाम्पल आपको देना है जिसमें डाटा का कलेक्शन हो, और उसमें बताना था कि आप जो है कौन सा प्राइमरी डाटा है और कौन सा गौण डाटा है। तो बहुत सारे डाटा का एग्जाम्पल लिए थे आप। वैसा डाटा जो कि हम टेलीविजन के माध्यम से कलेक्ट करते हैं, या किसी से फ़ोन करके उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, या आपको किसी मीडिया के माध्यम से प्राप्त होता है, पेपर के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये सब जो डाटा और जो आपको बनाया आपके सामने पेश किया जाता है वो आपके लिए हमेशा गौण आंकड़े होते हैं। और जो डाटा आप खुद बनाते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि आप अपने लोकेलिटी में, मतलब कि अपने समाज में जहां रहते हैं वहां 10 परिवार के यहां जाइए और सबके यहां कितने बच्चे हैं उसको लिखिए। यानी कि महेंद्र बाबू के यहाँ 4 बच्चे हैं, सिकंदर बाबू के यहाँ 9 बच्चे हैं, मोहन बाबू के यहाँ 3 बच्चे हैं। तो इस तरह का जब आप खुद कलेक्शन करेंगे तो वो आपका
प्राइमरी डाटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो खैर मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग ये सारे डेफिनेशंस जो देखेंगे अपनी कॉपी पे देखेंगे, और कॉपी को पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो है कॉपी पर जो भी डेफिनेशंस लिखा हुआ मिलेगा आपको, अभी जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पेश करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। इसके बाद आपको जो मैं बताऊंगा वो इंग्लिश मीडियम में भी लिखा रहेगा और हिंदी मीडियम में भी लिखा रहेगा। तो जिस बच्चे को की रुचि जैसी है, किसी बच्चे को ये लगता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में भी लिख लूँ, हिंदी मीडियम में भी लिख लूँ, तो दोनों मीडियम में आप लिख सकते हैं। या तो हिंदी आपको समझ में आते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश चाहे समझ में आती है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब शुरू होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 14.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके जो बेसिक है उस नॉलेज को लेते हैं, फिर उसके बाद 14.2 पर चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 14.1 को समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि अब हमें पढ़ना है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को पढ़ने से पहले जो जानकारियां लेनी है वो क्या क्या जानना जरूरी हो जाता है, तो इसको हम लोग जानें। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण को इंग्लिश में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला बात जानिए कि रॉ डेटा क्या होता है, यानी कि अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। तो रॉ का हिंदी मीनिंग होता है यथाप्राप्त आंकड़े। रॉ डेटा का हिंदी मीनिंग यथाप्राप्त आंकड़े, और अनग्रुप्ड डेटा जिसको अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब आंकड़े को मूल रूप में ही प्राप्त होता है, जब आंकड़े मूल रूप में, इसको इस तरह से लिखिए, जब आंकड़े मूल रूप में ही प्राप्त होता है तो इसे यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, इसको इंग्लिश में हम लोग किस तरह से कहते हैं, द डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म। जब डाटा हमारा ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त होता है तो यह कहलाता है रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा। जैसा कि हम किसी भी डेटा को लिए, जैसे रोल नंबर 1, ये हमने रोल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से लिखे 70 तक। उसके बाद इसका मार्क्स हमने लिखा, तो जैसे 1 को 30 मार्क्स आया, 2 को 45, 3 को 37, 4 को 29, 5 को 07 आया, 6 को 43 आया। तो ये सब जो हम कलेक्शन लेते हैं ना, ये किसी ग्रुप में नहीं होता है ना, ये यथाप्राप्त है। तो इसलिए इस तरह के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं, जिसको हिंदी में यथाप्राप्त, है ना, आंकड़े भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाने कि ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। तो ग्रुप्ड डेटा का मतलब हो गया वर्गीकृत आंकड़े। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो जब दिए गए आंकड़ों को वर्ग अथवा समूहों में व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। किस में हम व्यक्त कर दिए, वर्ग में व्यक्त कर दिए या समूहों में व्यक्त कर दिए। अब इसी को इंग्लिश में हम किस तरह से कह सकते हैं, व्हेन द गिवन डेटा टेकन इनटू क्लास और ग्रुप। क्लासेस और ग्रुप में जब हम किसी डेटा को लेते हैं तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अभी हमने ये आपका रो डेटा को कलेक्ट किया। अब यहाँ पर पूछें हम कि 40 से एभव यानी कि 40 नंबर से अधिक, है ना, अंक कितने बच्चे को मिला हुआ है। तो 40 से अधिक अंक मिला हुआ है क्या बच्चे को, यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए एक बच्चे को 40 से अधिक मिला है, 2 बच्चे को 40 से अधिक मिला है। तो ये आपका बन गया, ग्रुप में बन गया। अब यदि हम कहें कि 40 से कम, है ना, 40 से कम अंक जो है कितने बच्चों ने प्राप्त किया,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 भी 40 से कम है, 37 भी 40 से कम है, 29 भी 40 से कम है, 7 भी 40 से कम है। तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमको निकलता है 4 स्टूडेंट, यानी कि छात्र ऐसे हैं जिसने 40 से कम अंक प्राप्त किया है। तो ये 2 ग्रुप में बट गया। तो इस तरह से जब ग्रुप हम बनाते हैं ना, और ग्रुप हम कितने तरह से बनाते हैं इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। कहाँ लेंगे? आगे जानकारी। जैसे मान लीजिए कहा कि 0 से 10 के बीच कितने बच्चे का मार्क्स आया है भाई, 10 से 20 के बीच कितने बच्चों का मार्क्स आया है उसको हम देखेंगे लिस्ट में, 20 से 30 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, लिस्ट में कलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से जो होता है ये सारा डेटा जो होता है ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखें कि एरे क्या होता है। एरे को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं या क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हिंदी डेफिनेशन देखते हैं। जब अवर्गीकृत संख्यात्मक आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यक्त किया जाए तो क्रम प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरे कहते हैं, क्रम कहते हैं। अब इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एन अरेंजमेंट ऑफ रो न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब हो गया आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया अवरोही क्रम में व्यक्त करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। तो एरे यानी कि सारणी यानी कि क्रम कितने तरह का हो से लिखा जा सकता है? 2 तरह से लिखा जाता है, या तो आरोही क्रम में लिखिए या नहीं तो अवरोही क्रम में लिखिए। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब हुआ जो सबसे छोटा है। तो इसमें देखिए 10 सबसे छोटा है तो 10 को लिखे हम लोग। फिर उसके बाद 20 है तो 20 से छोटा कोई नहीं है तो 20 को लिख दिए। फिर उसके बाद देखते हैं क्या कि 36 है तो 36 को हम लिख दिए। फिर उसके बाद हमको लग रहा है कि 40 है तो 40 को लिख दिए उससे बड़ा। 40 से जस्ट बड़ा कौन है? तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर आपका 50 है तो 50 को लिख दिए। फिर 56 को लिख दिए। फिर उसके बाद 60 को लिख दिए। फिर उसके बाद 70 को लिख दिए। फिर 92 को लिखे हम और फिर 95 को लिख दिए। तो बच्चों ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आरोही क्रम में सजावें, अवरोही क्रम में सजावें। तो ये तो आप सजा सकते हैं। अब जैसे देखिए ये आरोही क्रम में आ गया तो अवरोही क्रम में हम लोग कैसे इसको सजाएंगे? अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ा जो होता है उसको लिखेंगे। 95 सबसे बड़ा है, फिर 92 है, फिर 70 है, फिर उसके बाद 60 है, फिर उसके बाद 56 है, फिर 50 है, फिर 40 है, फिर 36 है। इसका उल्टा लिख दीजिए, है ना, ये फिर 10 है। तो इस तरह से हम लोग अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। अब इसी में देखिए कि अधिकतम मान कितना है? अधिकतम मान जिसको हम लोग हिंदी में तो अधिकतम मान कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। तो इसमें देखो बच्चों कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई? ये 95 सबसे बड़ा वैल्यू है, अधिकतम मान हो गया ये। इसके बाद न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? न्यूनतम मान जैसा कि सबसे छोटा मान 10 है तो न्यूनतम मान जो हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। तो जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू कहते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपको कहा जाए कि भाई रेंज किसको कहते हैं, तो रेंज जिसको हिंदी में हम लोग परिसर कहते हैं। तो ये परिसर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान, अभी आपने तुरंत पढ़ा अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़े का परिसर कहा जाता है, आंकड़ों का परिसर कहा जाता है।
यानी कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा इज कॉल्ड रेंज। उसको हम लोग रेंज कहते हैं, यानी कि परिसर कहते हैं। अब यहाँ जैसा कि एग्जाम्पल में आपने देखा कि अधिकतम मान कितना है, 95 है। उसके बाद न्यूनतम मान कितना है, 10 है। अब इसको मैंने माइनस कर दिया तो 85 निकला। यह 85 क्या है भाई, यही 85 जो है आपका परिसर है। तो इसलिए परिसर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान माइनस न्यूनतम मान हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और सीखें कि टेली मार्क क्या होता है। तो टेली मार्क जो है ना, स्पेशल टाइप का एक सिंबल है। जैसे 1 लिखे ना हम लोग, ये 1 है, यानी कि ये आपका प्राकृतिक संख्या का 1 है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। कुछ कुछ हम ले लिए, 7 8 को छोड़ दिए, फिर 9 को भी चलिए ले ही लेते हैं। अब 1 का टेली मार्क अगर लिखना है तो सिर्फ एक लकीर दीजिए। 2 का टेली मार्क लिखना है तो 2 लकीर से 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 का टेली मार्क 3 लकीर से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित करते हैं। 4 का टेली मार्क्स तो 4 लकीर आप यूज कीजिए। 5 का टेली मार्क्स तो 4 लकीर यूज कीजिए और उसको ऐसे काट दीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि 5 का टेली मार्क यानी कि मिलान चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है। अब 6 का मिलान चिन्ह कैसे होगा, तो 1 2 3 4 के बाद काटिए, तो इसका मतलब हो गया 5। अब 5 के बाद एक लाइन और खींच दीजिए, तो ये हो गया 6। जैसे 7 का 1 2 3 4 करके इस तरह से काट दिए, तो यह 5 इंडिकेट करता है, और इसमें 2 और इसके साइड में लगा दिए, तो ये हो गया 7 इसका टेली मार्क्स। अब बताइए कि 10 का टेली मार्क्स कैसे लिखेंगे। तो 10 का टेली मार्क्स लिखने के लिए 1 2 3 4 लाइन खींचे, इसको काट दिए, तो इसका मतलब 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 लाइन खींचे, इसको काट दिए, तो इसका मतलब 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेली मार्क लिख सकते हैं। 11 का कैसे लिखेंगे, तो 2 बार 5 लेंगे, 1 5 हो गया। ये 4 लाइन खींचकर एक बार कट मार दिए तो 2 5 हो गया, यानी कि 10 हो गया। अब फिर एक लाइन इस तरह से हम ले लिए। तो इस तरह से हम लोग टेली मार्क का उपयोग करते हैं, है ना। इसको ध्यान में रखना है, इसका उपयोग हम लोग आगे करने वाले हैं बच्चों, है ना। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि बारंबारता क्या होता है। बारंबारता को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बारंबारता का पहले डेफिनेशन सुनिए। कहता है कि दिए गए आंकड़ों में कोई एक प्रेक्षण, तो ये प्रेक्षण हो गया। प्रेक्षण, अब हम ये नया वर्ड आप लोग के लिए आया। प्रेक्षण किसको कहेंगे, तो ये सब जो संख्यात्मक रूप में हमारा जो डेटा है ना, डेटा के हर एक वैल्यू को हम लोग प्रेक्षण कहते हैं, है ना। जितनी बार प्राप्त होता है उसे प्रेक्षण की बारंबारता कहते हैं। मतलब जितना बार प्राप्त होगा किसी प्रेक्षण का वैल्यू, उसे हम बारंबारता कहते हैं। इसे और हम एग्जाम्पल के सहायता से समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लें कि इसको इंग्लिश में किस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब कि किसी ऑब्जर्वेशन जितनी बार किसी भी डेटा में आता है तो उसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिए हुए हैं 20 परिवारों में बच्चों की संख्या। 20 परिवारों में क्या है, बच्चों की संख्या है। तो एक बच्चा वाला परिवार देखिए तो कितना है भाई। एक बच्चा वाला परिवार यहाँ 1 है, फिर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 5 परिवार जो है इस तरह का है जिसमें कि क्या गो बच्चा है, 1 बच्चा है। तो यह 5 जो हो गया ना, यही 5 जो हो गया, यही हो गया बारंबारता। यही क्या हो गया, बारंबारता। किसका बारंबारता हो गया, इस 1 का बारंबारता हो गया। अब देखिए 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, इसको सोचिए। तो 2 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 परिवार में जो है कितने बच्चे हैं भाई, 2 2 बच्चे हैं।
तो यह जो है 2 की बारंबारता कितनी होगी, बारंबारता 6 है। समझ में आ गया। अब जैसे देखते हैं 3 को लेते हैं, तो 3 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, तो 3 बच्चे वाले 1 2 1 2 और 3 4, यानी कि 4 परिवार है। यानी कि 3 की बारंबारता जो है कितना हो गया भाई, 4 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जो है यहाँ पर इसको अपने से कर लेंगे कि 4 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, 5 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, इसको तो आप काउंट करके निकाल ही सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि यह जो आपका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी या बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है, यानी कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी इसे कहा जाता है। तो इसको हिंदी में हम लोग बारंबारता बंटन कहते हैं। और यह जो होता है बारंबारता बंटन जो है 2 तरह का होता है, एक को हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं, दूसरे को हम लोग इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस फॉर्म और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। इसको और दूसरे हिंदी में देखा जाए तो संतत वर्ग कहते हैं और एक होता है असंतत वर्ग। अब यहाँ पर आप समझिए कि यदि कोई वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से दिया रहे वर्ग अंतराल, तो ऐसे वर्ग अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, संतत वर्ग अंतराल कहते हैं, है ना। और उसके बाद इंक्लूसिव फॉर्म कहने का मतलब असंतत वर्ग अंतराल किसको कहते हैं। अब इसी को अगर 0 से लेकर 10 तक लिखें, अब फिर यहाँ 10 ने लिख के 11 से लेकर 20 तक लिख दें, अब फिर 20 नहीं लिखकर 21 से लेकर 30 तक लिख दें, और इसी तरह से हम लिखते चले जाएं। यही चीज़ को इस तरह से लिख दिए, तो ऐसा जो वर्गीकरण होता है इसको हम लोग असंतत वर्ग कहते हैं या असंतत बंटन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 11 भी इंक्लूड होता है और 20 भी इंक्लूड होता है, यानी कि 11 को भी लिया जाता है और 20 को भी लिया जाता है। इसमें क्या होता है, हम लोग 10 को लेते हैं और 20 को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बारंबारता या कोई प्रेक्षण 20 आया आपका, तो 20 आपका इस घर में जाएगा कि इस घर में जाएगा, इस पे विचार कीजिए। तो 20 जो है हमारा इस घर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आपका बारंबारता का ये अपर लिमिट कहलाता है, इसको हम लोग छोड़ के बात करते हैं। इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ वाला 20 को छोड़ देते हैं और यहाँ वाला 20 को ले लेते हैं, तो यह 20 जो है आपका किस में आ जाएगा, यह तीसरे नंबर में आ जाएगा। तो बच्चों इसके बारे में हम आगे भी और डिस्कस करेंगे, है ना। बारंबारता को आपको दिखाएंगे, प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो और भी क्लियर तरीके से समझाएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आगे और क्या जानना है। तो जैसा कि इसके बाद हम लोग जाने कि यह जो क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। तो वर्ग अंतराल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा वर्ग जिसमें यथाप्राप्त आंकड़े को रखा जाता है उसे वर्ग अंतराल या वर्ग कहते हैं। यानी कि ईच ग्रुप इनटू विच द रो डाटा इज कंडेंस रखा जाता है, कंडेंस मीन्स रखा जाता है या जमा किया जाता है, इज कॉल्ड ए क्लास इंटरवल। उसी को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। तो क्लास इंटरवल में अभी एग्जांपल लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से ये क्लास इंटरवल है। या 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, ये सब आपका क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। तो क्लास इंटरवल के बारे में हम लोग आगे भी प्रॉब्लम बनाएंगे और किस तरह से बनाते हैं इसको जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग समझ लें कि जैसे 10 से 20 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 5 से 10 ये 15 हो जाएगा। 5 का अंतराल है इसमें, है ना। कितना का अंतराल है, 5 का अंतराल है। तो क्लास इंटरवल में
पहला जो होता है इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इधर वाले को, जैसे ये 40, इसको जो है अपर लिमिट कहते हैं, जिसको हम लोग लोअर मतलब निम्न सीमा, निम्न सीमा, और यह आपका उच्च सीमा है ना। तो ये आपका हो गया निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब इसमें देखिए निम्न सीमा 10 हुआ, ऊपरी सीमा आपका 20 हुआ। इसमें देखिए लोअर लिमिट 20 हुआ और अपर लिमिट 30 हुआ इस वर्ग में। इस वर्ग में देखिए लोअर लिमिट कितना हुआ भाई, 30 हुआ, और अपर लिमिट कितना हुआ, ये 40 हुआ। इस वर्ग में देखिए तो इस वर्ग में 5 जो हो गया लोअर लिमिट हो गया, और 10 जो हो गया आपका अपर लिमिट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह लोअर लिमिट और अपर लिमिट समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो है हम लोग पढ़ें कि क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, या इसको हम लोग विड्थ भी कहते हैं। इसको हिंदी में वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग चौड़ाई भी कहते हैं, यानी कि क्लास साइज कहिए या क्लास विड्थ कहिए। तो क्लास साइज हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो क्लास साइज जो निकालते हैं ना, वर्ग माप जो निकालते हैं, इसको निकालने का नियम है कि ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा में माइनस कर देते हैं निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप जो है यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है ना। तो ये आपका सब लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है। तो इसका वर्ग माप कितना हुआ, वर्ग माप निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी में किसी ऊपरी सीमा में ठीक उसी वर्ग का निचली सीमा को घटा देंगे, यानी कि 20 में 10 घटा दिए तो कितना हो गया भाई, वर्ग माप 10 हो गया। या तो 30 में भी आप 20 को माइनस कीजिए, यानी 30 में 20 को माइनस कीजिए, तो इससे भी वर्ग माप कितना आता है, 10 ही आता है। इसके बाद मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल आपका इस तरह से दिया है, 0 to 5, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, इस तरह से दिया गया है। तो इसकी वर्ग माप कितनी है, वर्ग माप, तो इसकी वर्ग माप देखिए कितना है, इसमें अंतर 5 का अंतर है, यानी कि 5 माइनस 0 कर दीजिए, या 10 माइनस 5 कर दीजिए तो 5 ही आता है, या 15 माइनस 10 कर दीजिए तो यह भी आपका क्या आता है, 5 ही आता है। तो इस तरह से हम लोग वर्ग माप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपको जो प्रॉब्लम दिया जाएगा उसमें कहेगा कि वर्ग माप 5 वाले वर्गों को लिखकर उसके बाद बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। कहेगा कि वर्ग माप 10 वाला लिखकर बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो चलिए हम लोग उस तरह का भी क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद इसमें जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी है। इसके बाद हम लोगों को अब पढ़ना है कौन सा एक्सरसाइज, 14.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 के कुछ प्रॉब्लम को, है ना। जो 4.2 के पहला नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। तो रक्त समूह तो आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना, मतलब ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ए होता है या ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या बी निगेटिव, उसके बाद ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, ये सब ब्लड ग्रुप्स के बारे में दिया गया है। तो क्या कहता है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। क्या बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। तो बताइए कि इस विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है।
तो इसके लिए हम लोग देखिए बारंबारता बंटन सारणी, इसी को कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। क्या कहते हैं भाई? बारंबारता बंटन सारणी जो है इसी को कहा जाता है ना। तो इसमें देखिए कैसे इसको बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए ग्रुप, ए बी है, तो ए वाले में हम लोग नोट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ए में एक लाइन डाल दिए, फिर क्या है बी है, तो बी में एक टेली मार्क्स लिख दिए। उसके बाद हम देख रहे हैं ओ है, 2 बार ओ है, तो 2 बार ओ डाल दिए हम। फिर उसके बाद ए बी है, तो ए बी में एक डाल दिए ग्रुप। फिर ओ ग्रुप है, तो ओ में इस तरह से एक बार डाल दिए। फिर ए ओ है, तो ए में डाल दिए एक लाइन, फिर ओ में एक लाइन डाल दिए, है ना। इसी तरह से हमको टेली मार्क्स का उपयोग करना है। इसके बाद हम लोग अभी तक कितना कर चुके हैं? 2 1 3 4 3 7 1 8 गो पूरा कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बी ए ओ है ना, बी ए ओ फिर ओ, तो बी ए ओ है यानी 5 हो जाएगा। फिर बी ए ओ है, एक लाइन बढ़ जाएगा जो कि पहले ही हम लिख दिए थे, ये पूरा लाइन हो गया। इसके बाद फिर ओ है, तो ओ में एक लाइन डाल दिए हम। इसी तरह से ए है, तो ए में एक लाइन डाल दिए, ये 4 हो चुका है। 5वां में इसको काट देंगे। फिर उसके बाद ए बी है, फिर उसके बाद ए बी ये हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे है। फिर ओ है, तो ओ का ये घर है आपका। फिर ए 2 बार है, तो ए 2 बार हम डाल दिए। फिर ओ 2 बार है आपका, तो ओ 2 बार, 1 बार और 2 बार, तो ऐसे ये कट जाएगा 5वें बार में। फिर उसके बाद ए बी है, फिर बी है, तो ए बी का ये घर है, ए बी में एक लाइन बढ़ा दिए। फिर बी है, ए है, तो बी में एक लाइन डाल दिए। फिर ए है, ओ है, तो फिर ए में एक लाइन डाल दिए। फिर ओ है, एक लाइन डाल दिए। फिर बी ए बी, तो बी ए बी है ना। फिर ओ, तो फिर उसके बाद ओ। इस तरह से हम लोग टेली मार्क को लिख लेते हैं। अब इसमें हमको देखना है क्या, इसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद यह कितना प्राप्त होता है, इसमें देखिए शुरू में ए में कितना हमको मिला, 5 4 9 मिल गया। उसके बाद बी में देखिए कितने हैं, 6 है। उसके बाद ओ ग्रुप में क्या गो है भाई, 12 गो आता है। उसके बाद ए बी ग्रुप में कितना है, 3 आता है। तो इस तरह से चूज करके हमको टेली मार्क्स का उपयोग करना है। अब इसमें पूछता है कि विरलतम रक्त समूह कौन सा है और अधिक सामान्य कौन है, सबसे ज्यादा रक्त समूह कौन सा है। तो यहाँ सबसे ज्यादा रक्त समूह वाले क्या है, ओ है। और विरलतम रक्त समूह कौन सा है, रक्त समूह कौन सा है, तो विरलतम रक्त समूह देखिए कौन सा है, ए बी है। तो यह कितने हैं, 3 है। यानी कि ए बी जो ग्रुप है ना, सबका नहीं होता है, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है बच्चों, यही चीज पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर कहता है कि 40 इंजीनियरों की उसके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां ये हैं। मान लीजिए 40 इंजीनियर काम करता है कहीं पे, और उसमें क्या है कि वो अपने काम पे जाता है, उसका घर कुछ ना कुछ दूरी पे है। जैसे हम ही लोग टीचर हैं सारे लोग, तो सबका घर तो कहीं और है ना। किसी का घर कितना 10 किलोमीटर दूर है, किसी का घर 5 किलोमीटर दूर है, किसी का घर 30 किलोमीटर दूर है। तो उसी तरह से 40 इंजीनियरों का घर की दूरी, किसी का 5 किलोमीटर, किसी का 3 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर, इस तरह के 40 इंजीनियरों के घर की दूरी दी गई है। अब इसमें इसका जो है बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। क्या बनाना है भाई, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए।
और बंटन सारणी बनाने में कह रहा है कि 0 5 जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, वर्ग अंतराल 0 से 5 लेना है आपको। इस पे ध्यान दीजिए, जैसे 0 से 5 कहा गया है, तो यहाँ पर जो हम लोग वर्ग अंतराल लेंगे किस तरह से लेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल हम लेंगे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15 और उसके बाद 15 से 20, 5 5 का अंतर लेंगे। अब फिर 20 से 25, अब फिर उसके बाद 25 से 30, अब फिर उसके बाद 30 से लेकर 35, इस तरह से वर्ग अंतराल ले लेंगे। अब ये कहाँ तक लेंगे, 35 से 40 कि 40 से 45 लेंगे, भाई कहाँ तक लेंगे ये, तो इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, इस सब में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा देख रहे हैं 32 है, तो 32 जब बड़ा है यानी 32 बड़ा है, तो बस ऐसा वर्ग लेना है जिसमें 32 आ जाए। जैसे देखिए 32 इसी के बीच में आ जाता है, 30 से लेकर 35 के बीच, तो इसलिए हम लोग ये जो वर्ग अंतराल लिए हैं इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे ये वर्ग अंतराल। कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 30 से 35 तक ही लेंगे। अब देखिए वर्ग अंतराल में हम लोग टेली मार्क्स कैसे लिखते हैं, आपको 1 2 हम लिख के दिखाते हैं बच्चों, 1 2 से आप लोग समझ जाइएगा, बाद बाकी पूरा आप लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा पहला नंबर है 5, तो 5 किस में आएगा भाई, इसमें आएगा कि इसमें आएगा। 5 देखिए यहाँ अंत हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, तो जिसमें शुरू हो रहा है उसी में हमारा ये 5 जाएगा, अंत वाले में नहीं जाएगा, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए 10 आता, तो 10 किस में लेते हैं, तो 10 हम इसमें नहीं लेते, इसमें लेते हैं, ये इंक्लूड होता है, यानी कि इसको लेके सोचते हैं। और इसमें बोल भी दिया है कि जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, 0 से 5 लिए तो 5 सम्मिलित नहीं है, यानी कि यह 5 सम्मिलित जब नहीं है तो 5 इसमें आ जाएगा। अब जैसे देखें 3 देखते हैं, तो 3 किसके बीच आता है, 0 से 5 के बीच 3 आता है, तो एक लाइन इसमें खींच दी है। फिर उसके बाद देखिए 10 है, 10 किस में जाएगा, तो 10 हमारा इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 सम्मिलित नहीं है, पहले बोल दिया है, तो इसमें सम्मिलित है, तो 10 चला आएगा इसमें हमारा। फिर उसके बाद कहता है 20 है भाई, 20 किस में जाएगा, तो 20 आ जाएगा इसमें, है ना, इस वर्ग में आ जाएगा। 25 किस वर्ग में आएगा, तो 25 जो है इसमें नहीं आके इसमें आ जाएगा 25। इसके बाद 11 है, तो 11 देखिए किसके बीच मिल रहा है, तो 10 से 15 के बीच 11 होता है, तो एक टेली मार्क यहाँ लगा देंगे। उसके बाद देखिए 13, तो 13 किसके बीच मिल रहा है, तो 10 से 15 के बीच 13 मिलता है, तो एक टेली मार्क यहाँ लगा देंगे। फिर देखिए है 7, तो 7 किससे किसके बीच है, तो 7 हमारा 5 से 10 के बीच है, तो एक टेली मार्क यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सब को टेली मार्क्स की सहायता से बना लेंगे, है ना। तो बच्चों आप इसी तरह से सभी वैल्यू को देखते हुए, ध्यान से देखते हुए, जब आप इसका बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे तो इस तरह से आपको टेली मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि सारे वैल्यू को देखकर, वीडियो को ऑफ करके सारे वैल्यू का टेली मार्क्स हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, इस टेली मार्क्स को देखना है कि ये कितना टेली मार्क्स है। यह 5 देता है, यह आपका 11, यह भी आपका 11 देता है, यह आपका 9 देता है, यह आपका 1, फिर यह आपका 1 और यह आपका 2। इस सब को ऐड करके देखिए, ऐड करके देखेंगे ना तो ये आपका मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो थे कितने इंजीनियर थे हमारे, 40 इंजीनियर्स थे। तो इसी तरह से आप जो है उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से और भी प्रॉब्लम को बना लेंगे। एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं इसमें, तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि 30 दिन वाले महीनों में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है।
तो सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता जो होता है ना, ह्यूमिडिटी होता है। जैसे कि बारिश के समय में मौसम में पानी की मात्रा कुछ रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो ये इसका जो है बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, और बारंबारता बंटन सारणी के लिए कैसा क्लास चाहिए हमको, 84 से 86, 86 से 88, इस तरह का क्लास चाहिए हमको। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सबसे न्यूनतम मान इसमें कौन है और सबसे अधिकतम मान कौन है। तो सबसे न्यूनतम मान, तो बच्चों इसमें जो है सबसे न्यूनतम मान जो है ये ढूंढना है। तो 84.9 है, और अधिकतम मान जो है संभवतः 99.2 है। तो ये जो शुरू हो रहा है 84 से, 84 से शुरू हो रहा है, तो यह जो इंटरवल है कहाँ तक जाएगा, तो ये इंटरवल को आप ध्यान से देखें, और उसके बाद जो है इंटरवल को देखिए किस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसे देखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि यह सापेक्ष आर्द्रता जो है 84 से लेकर 86 तक है ना। अब फिर दूसरा आपका क्या है, 86 से लेकर 88, तो 86 से लेकर 88 कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर 88 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा। फिर 90 में 2 जोड़ दिए हम लोग, तो 92 चला गया। अब फिर 92 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 94 हो गया, 94 हो गया। फिर इसी तरह से 94 से लेकर 96 तक, अब फिर 96 से लेकर 98 तक, अब फिर 98 से लेकर 100 तक। तो ये हमारा बन गया वर्ग। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको यही करना है कि देखिए 98.1 है, तो 98.1 जो है हमारा किस वर्ग में जाएगा, तो 98.1 इसमें आ जाएगा। फिर देखिए 98.6 है, तो 98 से ज़्यादा, तो 98.6 इसमें आ जाएगा। फिर 99.2 है, तो 99.2 इसी में चला आएगा। फिर 90.3 है, तो 90.3 जो है हमारा देखिए 90.3 इसमें चला आएगा। इसी तरह से हम लोग टेलीमार्क का उपयोग करते जाएंगे। 86.5 है ये, तो 86.5 इसमें चला आएगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप एक एक ढूंढ कर लिख लेंगे टेलीमार्क्स। तो ये 95.3 है, तो यहाँ पर देखिए 94 से 96 के बीच 95 आता है, तो इसमें एक लाइन दे देंगे। तो इसी तरह से अन्य वैल्यू को भी देख देख के ध्यान से देखेंगे, और वह किस वर्ग में आएगा एक एक लकीर खींचते जाएंगे। और जहाँ 4 लकीर के बाद जो है 5वां लिखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग काट देंगे। तो इसमें बच्चों सभी वैल्यू को जब हम लोग है ना बारंबारता बंटन सारणी पे बनाएंगे, तो सबका मिलान चिन्ह हमको ये सब मिलेगा जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया और ढूंढा। तो इसमें देखिए 86 से 84 से 86 के बीच 1 है, तो 1 लिख दिए। फिर यहाँ भी 1 है, इसमें 2 है तो 2 लिख दिए, इसमें 2 है तो 2 लिख दिए, इसमें आपका कितना है 7 है तो 7 लिख दिए, इसमें 6 है तो 6 लिख दिए, इसमें कितना है भाई 7 है तो 7 लिख दिए, इसमें कितना है, इसमें संभवतः 4 होगा तो 4 लिख दिए। अब इस सब को जब जोड़ेंगे ना आप, तो यह आपका कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ उतार नहीं लेना है प्रॉब्लम को, आपको अपने से बनाना है। अभी तक हमने सिखा दिया है कि किस तरह से हम नंबर को देखते हैं और किस तरह से उसे वर्ग में टेली मार्क्स के द्वारा लिखते हैं। अब इसमें कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु में से संबंधित हैं। तो बताइए ये जो आंकड़े हैं किस ऋतु से संबंधित है। तो ऐसी जो आर्द्रता होती है, ज़्यादा की मात्रा आर्द्रता जो होती है ये वर्षा ऋतु में ही होती है ना। वर्षा ऋतु क्या होता है, जुलाई और अगस्त में। तो इसका क्या हो जाएगा, जुलाई और अगस्त आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर, पहला का तो आंसर यही हो गया आपका, बारंबारता बर्टन सारणी बना दिए। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया, जुलाई या अगस्त में होता है ना। और तीसरा आपको पूछ रहा है क्या कि इसका परिसर क्या है।
तो परिसर में हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा जो मान है उसमें छोटा मान को घटा देते हैं, 84.9 इसको घटा देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संभवतः इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 प्रॉब्लम आपको बता दूं, लेकिन फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2-3 प्रॉब्लम हमने बताया है। 3 प्रॉब्लम की मदद से आप इस जितने भी प्रॉब्लम हैं सभी प्रॉब्लम का बंटन सारणी तो निकाल ही लेंगे। ये आपका होमवर्क है। और अंत में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो के देखिए, मेरा जो वीडियो YouTube में है उसके नीचे में एक लिखा होगा सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, तो उस बटन को आप लोग ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे देख रहे हैं, है ना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और यह आपका, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखें।